यहाँ से चलिए, ये भी हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है ना। हर्डल्स इन द पाथ ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर, यानी कि उनके बीच में क्या रुकावट आ रही थी, कल हमने पढ़ा। आज ये भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है वेयर डिड द वर्कर कम, कहाँ से आ रहे थे, और इसके अलावा हमने देखा कि उनको एक बार जाने के बाद में तो परेशानी आ रही थी, तो वो फिर जो एक नया ग्रुप आया जॉबर्स का, जो एजेंट थे, जो उनको की जॉब वगैरह दिलाया करते थे। तो सभी को आवाज आ रही है, एक बार बोल दें सभी, वॉइस आ रहे हैं मेरे? अब देखिए, इसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि किस तरीके से जो है औद्योगिक फैक्ट्रीज का, औद्योगिक उद्योग का किस तरीके से ग्रोथ हुआ हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पैराग्राफ दे रखा है, कुछ पिक्स दे रखी है, तो हम उसमें देखेंगे। देखिए, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी एस्टैब्लिश्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्वायरिंग land at cheap rates from the colonial government and they invested in the mining indigo and jute, यानी कि जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है उन्होंने यहाँ पर क्या करा, जो टी और कॉफी प्लांटेशन को एस्टैब्लिश किए एंड जो है चीप, उनकी जो है सस्ते दर पर जो है वो काम लेने लग गए, और जो है वो भी क्या करने लग गए, जो है माइनिंग और जो है इंडिगो, यानी कि आप लोग जानते हैं नील की खेती में, जूट में, इनमें वो लोग क्या करने लग गए, इन्वेस्ट करने लग गए। इंडियन बिजनेसमैन अवॉइड कॉम्पैटिंग, मतलब कम्पीट करना उन्होंने जो है अवॉइड कर दिया। भारतीय जितने भी भारतीय जो है क्या नाम से बिजनेसमैन थे उन्होंने, फिर उसके बाद में क्या हो गया, मैनचेस्टर गुड्स प्रोड्यूस coarse cotton yarns rather than fabric yarn produced in Indian spinning mills was used by the handloom weavers in India, यानी कि जो भारतीय जो व्यापारी थे उन्होंने क्या कर दिया, जो है क्या नाम से उस चीज को उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करना तो है उन्होंने बंद कर दिया, और जो मैनचेस्टर जो गुड्स थे प्रोड्यूस, जो कॉटन यार्न वगैरह जो है वो फैब्रिक जो है, तो गिर नहीं जाए यार हवा से, इसलिए इसको बंद कर दो, बहुत तेज आवाज है क्योंकि रिकॉर्ड होना है तो आवाज रिलीज हो। यस, इसके अलावा देखेंगे हम, मैं स्लो बोलूँगा तो देखिए, हम देखा भारतीय जो है बिजनेस में उन्होंने प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया। जो मैनचेस्टर गुड्स थे वो जो है यहाँ पर जो क्या नाम से जो भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे थे, वो क्या थे कि वो जो भारत में किए जा रहे थे हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना, यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाने वाले वो चाइना में प्रोड्यूस किए जा रहे थे और वहाँ के यहाँ पे। When the Swadeshi movement gathered momentum, industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase the tariff protection and the grant other concession, यानी कि जब भारत में स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो उससे एक नया मोमेंटम मिला, एक नया उछाल मिला भारतीय उद्योग को आगे बढ़ने में। कैसे कि वो जो लोग थे उन्होंने, जो यहाँ के लोग थे, उनको एक मौका मिला कि वो अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्रीज को और आगे ले जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या करा, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर बनाया कि उनको एक तो कंसेशन दे, ठीक है ना, जैसे कच्चा माल हुआ या फिर कुछ जो है अदर जो फैसिलिटीज है उसमें उनको क्या करे, कुछ फैसिलिटी मतलब उनको छूट दे, या फिर जो है क्या नाम से उनके जो प्रोटेक्शन जो चीज़ें हैं, यानी बाहर से आने वाले माल का दाम या वो कुछ जो है वो कंपैरिजन जो है उनका जो है ऐसा कंपैरिजन नहीं रहे कि वो माल सस्ता हो और उनका माल महंगा सेल आउट हो। From the 1906 industries in India began the shifting from yarn to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between the 19 to 1912, यानी कि 1900 to 1912, 1900 से 1912 में जैसा ऐसा होने लगा ना, जब भारतीय जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रीज थे, उनको सपोर्ट मिला तो उसके कारण से यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, वो ग्रोथ हो गई, वो बढ़ गया, और वो कब हुआ, 1900 से 1912 के बीच में। चलिए आगे हम देखते हैं।
तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता हो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 19 तक चला, यानी कि 19 तक, तब जो है 1919 तक जो है वो दौर चला उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका जो है इम्पैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा। कैसे पड़ा वो हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए विद द ब्रिटिश विल बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन, कहने का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो ये वॉर है वो किन किन के बीच में हुआ। ये दो ग्रुप थे, मैंने आपको बताया था, एक तो सेंट्रल पावर था और एक था एलिस ग्रुप। एलिस ग्रुप में कौन थे, एलिस ग्रुप को हिंदी में बोल सकते हैं मित्र राष्ट्र, ठीक है ना। और एक जो होता है सेंट्रल जो पावर जो थे उसमें होते हैं दूरी राष्ट्र। अब दूरी राष्ट्र में या मित्र राष्ट्र में कौन थे, एलिस ग्रुप था एक, तो हम देखेंगे इसमें एक तो था एलिस ग्रुप, कौन था, एक तो था एलिस ग्रुप और एक सेंट्रल पावर थे। एलिस ग्रुप में कौन कौन था, ब्रिटिश था, अमेरिका था, रूस था, ठीक है ना, और एक इटली था। तो ये लोग, ये ग्रुप था इसका, ठीक है। और सेंट्रल पावर में कौन था, इसमें था जर्मनी, ठीक है, इसमें टर्की था, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी थे, चाइना वगैरह जो है अदर कंट्रीज भी थे, ठीक है ना। तो इनकी स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या है, ये सर पेन दूसरा कलर, अच्छा चलो ओके सॉरी, उधर से हम पेन दूसरा ले लेते हैं, कलर ब्लू लेना। चलिए तो देखिए इसमें क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए एक बार हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखिए आपको बता दें कि भाई जो है क्या नाम से, जो ये दो ग्रुप थे, दो ग्रुप जो थे, एक ग्रुप में तो हमने बताया आपको एलिस ग्रुप था, कौन सा था, एलिस ग्रुप था, ठीक है ना। तो एलिस ग्रुप में जो थे वो अमेरिका और जो है क्या नाम से ये वाले जो है कंट्रीज थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब 1914 में अब जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इस वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट दोनों साइड पड़ा, ठीक है ना, इधर भी पड़ेगा इधर भी पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज से रिलेट करके इस चीज को देखेंगे कि कैसे पड़ा। तो देखिए कि जो इसमें मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें कंट्री था या नेशन था। अब अंग्रेज जो है इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे, इसमें फ्रांस भी था। ये दो कंट्रीज उस समय सबसे पावरफुल थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये दो कंट्रीज या दो नेशन आप मान ले इसमें इन्वॉल्व थे और यही जो है कंट्रीज थे जिनके कॉलोनियल स्टेट्स थे या कॉलोनियल नेशन थे, यानी कि औपनिवेशिक क्षेत्र थे। तो इन्होंने क्या करा कि वहां पर भी शासन चला रहे थे और अपने देश में भी शासन चला रहे थे। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश यानी कि भारत में जो कंपनी आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EEIC, और वो कंपनी कहाँ की थी, वो कंपनी थी ब्रिटेन की। कहाँ की थी, ब्रिटेन की कंपनी थी। अब ब्रिटेन की कंपनी जो है वो भारत में भी रूल कर रही थी और अपने वहां पर भी थी। तो यहाँ की जो कंपनीज थी वो प्रोडक्शन कर रही थी केवल वॉर थिंग्स की, यानी कि जो वॉर में इक्विपमेंट्स लगेंगे, वॉर में जो चीजें लगेगी उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं ब्रिटिश मींस बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ द आर्मी, यानी कि सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कर रहे थे। वही सारी आप सभी को, हेलो ओके। एज अ डिमांड इन इंग्लैंड वेंट अप, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स, यानी कि जो इंग्लैंड जो है वो वहां पर उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी तो वो वही चीज बना रहे थे। नई फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप की गई, ओल्ड वंस रहना मल्टीपल शिफ्ट, यानी जो पुरानी थी ना वो तो दुगनी तरीके से काम कर रही थी, दुगनी स्पीड से काम कर रही थी और नई और सेटअप की गई। एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स, यानी कि लोग बाग लंबे मतलब पूरे 24 घंटे में वो लोग बाग जो है ज्यादा घंटों तक, ज्यादा समय तक वो काम कर रहे थे। ओवर द ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो उत्पादन है वो बूम हो गया, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर
देखिए हम इसको एक बार इधर कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर द ओल्ड पोजीशन। मतलब क्या हुआ, इस युद्ध के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि जो मैनचेस्टर पहले जो है हब हुआ करता था प्रोडक्शन का, वो क्या है दोबारा उस स्थिति में नहीं जा सका। इन द इंडियन मार्केट, भारत में कैसे, क्योंकि क्या हुआ कि उस समय जो है जब वर्ल्ड लेवल पर जो ये इंसिडेंट हो रहा था, उस समय यहाँ के इंडस्ट्रीज ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया और उन्होंने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। वो आगे हम देखेंगे कैसे। देखिए कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड एंड एक्सपोर्ट टू कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। नाटकीय तौर पर जो है उनका जो है जो उत्पादन है वो कोलैप्स हो गया। आगे देखिए विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली consolidate their position and substituting foreign manufacture and the capturing the home market। यानी कि फिर क्या हुआ कि जब स्थिति बाहर खराब होने लगी तो अंग्रेजों ने फिर अपने यहाँ पे जो है संभालना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा। इस चीज को अगर हम कंक्लूजन इसका निकालेंगे, निष्कर्ष हम निकालेंगे, तो ये निकलेगा कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे जो है अपने आप को अपने देश के प्रोडक्शन पर उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और इंडियन मार्केट से वो धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने लग गई। पहला इफेक्ट तो ये पड़ा। दूसरा, उनका इनकम जो है यहाँ से कम हो गया क्योंकि प्रोडक्शन और डिमांड कम हो गई, इस कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए एक बार जरा इसको, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेट कैसे, वो हम देखेंगे। तो देखिए वाइल द फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रू स्टेडली आफ्टर द वॉर, यानी कि क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रीज है वो जो है स्टेडली जो है युद्ध के बाद में भी बढ़ रहे थे। लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए छोटा सा हिस्सा ही वो बना पा रहे थे। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट, और इसको कौन डोमिनेट कर रहा था? स्मॉल स्केल पे जो छोटे लेवल पर लघु उद्योग जो काम कर रहे थे वो ज्यादा इसको डोमिनेट कर रहे थे। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्क इन अ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। कहने का मतलब जो संस्थागत तौर पर स्थापित यानी रजिस्टर्ड जो फैक्ट्रीज थी उसमें केवल कुछ ही लोग काम कर रहे थे और रेस्ट जो वर्कर्स थे वो लघु उद्योगों में लगे हुए थे। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने जो बड़े बड़े उद्योग थे, फैक्ट्रीज थे, उनको कैसे डोमिनेट किया, यानी कि कैसे हराया या कैसे पिछाड़ा। तो देखिए इसमें क्या था कि जो उस समय जो है जो बड़े बड़े उद्योग थे वो इकोनॉमी में अपना थोड़ा सा ही हिस्सा दे रहे थे, प्रोडक्शन का ये योगदान उनका बहुत थोड़ा सा था। लेकिन क्या हुआ कि ज्यादातर लोग जो थे वो छोटे छोटे लघु उद्योगों में संलग्न थे। बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो वर्कर्स भी जो है फैक्ट्री में कम थे, ज्यादातर लोग खुद का काम करना कोशिश करते थे। ठीक है ना। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंड इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में हस्त निर्मित वस्तुओं का लोग प्रचलन ज्यादा हुआ। वाइल द चीप मशीन मेड थ्रेड विक्ड out the spinning industry in the 19th century and weavers survived despite problems in the 20th century. Handloom cloth production expanded steadily, almost traveling between 19 to 1940। यहाँ पे देखो ध्यान से बोलो, देख लो पहले कि भाई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन है ना वो एक्चुअली एक्सपेंड हुआ 20वीं शताब्दी में, जब सस्ती मशीनें जो है धागा बना रही थी उस दौरान जो है इसका जो है बढ़ावा मिला। और जो 19th सेंचुरी में देखिए वीवर्स जो है वो सरवाइव कर पाए, जो इस कई सारी समस्याओं से वो जूझ रहे थे। 20वीं शताब्दी में हैंडलूम क्लॉथ जो प्रोडक्शन था वो लगातार बढ़ रहा था एंड ऑलमोस्ट ट्रेवल जो है 1900 से 1940 के बीच में उनको काफी कठिनाई होने लगी। देखिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है ना वो फैला कब 20वीं शताब्दी में, लेकिन जो सस्ती मशीनें जब आ गई तो उनको भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। आगे देखिए
सेकंड डिकेड, यानी कि जब दूसरी दशाब्दी में हम देखेंगे 20th सेंचुरी, यानी दूसरे अगले 10 साल में देखेंगे, तो वी फाइंड हमें मिलेगा क्या, वीवर्स यूजिंग द लूम विद द फ्लाई शटल, यानी कि ये जो आपको बता रखा है फ्लाई शटल वाला, तो ये मशीनें जो है वो जो वीवर्स थे वो यूज करने लगा, और इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर वर्कर स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द लेबर डिमांड, यानी कि लोग बेरोजगार भी होने लग गए। कैसे, क्योंकि अब जो आदमियों का काम कौन करने लग गए, मशीनें, और मशीनें भी कौन सी, सस्ती दामों पर काम करने वाली मशीनें हो गई। तो क्या हुआ कि इस तरीके से छोटे छोटे, देखो क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्यों जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास अब जो नीड उनके बिजनेस को थी वो सस्ते दामों पर उनको मिल रही थी, जो सस्ते दामों पर मिल रही थी, तो इसके कारण से उन्होंने फैक्ट्रीज में जाने के बदले खुद ही अपने घर पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया कि जो छोटे उद्योग थे वो बड़े बड़े उद्योगों को डोमिनेट करने लगे। पहले जो हाथ से काम हो रहा था वो घर में ही मशीन से काम करने लग गए, जिसके कारण से बड़े उद्योगों को नुकसान हुआ। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे बनारसी पैराकोट एंड आप देखिए साड़ीज का इसमें जो है बता रखा है, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजीशन देन अदर टू सर्वाइव द कंपटीशन विद द मिल्क इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ पर जो कुछ ग्रुप थे वो वीवर्स थे वो बेटर पोजीशन में थे दूसरों की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राउजर क्लॉथ वाज बॉट बाय द पुअर एंड द डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली, मैंने एकदम से जो है उसकी जो है डिमांड बढ़ने लगी। द डिमांड फॉर द फाइनल वैरायटी बोट बाय द वेल टू डू वाज मोर स्टेबल, यानी कि अब जो है उसकी अच्छी किस्म, अच्छी क्वालिटी भी जो है वहां पर खरीदी जाने लगी, या फिर जो है उसकी डिमांड भी अच्छे से अच्छे और ज्यादा स्टेबल होने लगी। द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर starved, famine did not affect the sale of Banarsi or Belarusi sarees. Milk could not imitate specialized weaves, where sarees with the woven border and the famous lungis and handicraft and madras could not easily displaced by the mill. ऐसा कुछ नहीं है ऐसे इस पैराग्राफ में, केवल ये बता रहा है किस तरीके से कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से उत्पादन होने लगे और उनकी डिमांड किस तरीके से जो यहाँ पर बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी, जैसे कि बनारसी वगैरह साड़ी के बारे में बता रहे हैं। वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपुल who continued to expand the production through the 20th century, यानी कि वो जो बुनकर थे वो लगातार 20वीं शताब्दी में इस प्रोडक्शन में, उत्पादन में वो क्या कर रहे थे, जो है लगातार इसमें लगे हुए थे। डिड नॉट नेसेसरीली प्रोपोजर, दे लिव्ड हार्ड लाइफ एंड वर्क द लॉन्ग आवर्स, यानी कठिन जीवन जी रहे थे, यानी कि वो क्या है, उनका जो उद्देश्य है ना वो ज्यादा तो जो है सक्सेस नहीं हो रहा था, लेकिन उनको काफी जो कठिन जीवन जीना पड़ा था, काफी लंबे समय तक काम करना पड़ा था। बट दे वर नॉट सिंपली रिमेन पास टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, देयर लाइफ एंड लेबर वाज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इतना कोई खास नहीं है, जो पैराग्राफ हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आपको, तो यहाँ पर स्थिति बता रहे हैं कि उस दौरान जो उत्पादन के समय वीवर्स की स्थिति क्या थी, जो मेन चीज थी वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, मेजर्स अडॉप्ट बाय द प्रोड्यूसर इन इंडिया एक्सपेंड द मार्केट देयर गुड्स इन द 19th सेंचुरी, यानी कि जो प्रोड्यूसर थे भारत में उन्होंने जो है मार्केट में जो है 19वीं शताब्दी के दौरान अपने सामानों को कैसे फैलाया, किस तरीके से उन्होंने इसका विस्तार किया। तो सबसे पहले जोड़ दिया किस पर, एडवर्टीजमेंट पर। किस पे जोड़ दिया, एडवर्टीजमेंट पर। मेड द प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, यानी कि उन्होंने इश्तिहार से, आप देखते होंगे आज टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं और उन्हीं से माल की डिमांड या सामानों की डिमांड भी बढ़ती है। देखिए आप लोग आज बहुत सारे आइटम्स देखते होंगे, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि लक्स। अब लक्स की डिमांड क्यों है, क्योंकि उसको जो है इस तरीके से शो किया जाता है, उसका एडवर्टीजमेंट इस तरीके से शो किया जाता है कि भाई लोग जो है उसको लेने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंस्पायर हो, क्योंकि उसमें जो एड है, उसका जो एड में काम करने वाले एक्टर्स हैं, तो वो वाली चीज़ उस पर वो चीज़ पब्लिक को ज़्यादा रिलायबल लगती है और उस चीज़ को वो ज़्यादा खरीदते हैं। आज भी अगर हम देखें किसी चीज़ का अगर एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन जैसे लोग करें, MS धोनी जैसे लोग करें, तो उस चीज़ को वो लोग ज़्यादा खरीदने के लिए
लिए इंस्पायर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो रॉयल मॉडल है और वो क्या है, वो सोचते हैं कि अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ये चीज सही होगी, तो फिर लोग बाग उसको ज्यादा खरीदते हैं। जिसका एडवर्टीजमेंट अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर क्या है कि एडवर्टीजमेंट ने क्या कर दिया, वस्तुओं को एपियर लोगों के सामने लेकर आया, डिजायरेबल बनाया है ना, और लोगों के लिए जरूरी कर दिया। दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपुल, क्रिएट अ न्यू गुड्स। उन्होंने लोगों के मस्तिष्क को, इसमें बता रहा है, लोगों के दिमाग को आकार दिया। कैसे दिया कि भाई ये चीज जो है, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते थे, जैसे टिन के डिब्बे में कोलगेट आता था, मजबूती का, दांतों की मजबूती, सफेदी की चमकार, इस तरीके से कई सारे एडवर्टीजमेंट आते थे। आज भी घड़ी का आता है, आप देखे होंगे, हाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, काफी सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं ना। तो लोग बात उन बातों से क्या होता है, वो चीजें उनके दिमाग में डाली जाती है। आज आप देख लो कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं, अक्षय कुमार आता है हार्पिक के एडवर्टीजमेंट, है ना, टॉयलेट वॉश करने वाले में आता है ना, तो लोग बात समझते हैं कि टॉयलेट वॉश करने के लिए सबसे बेटर प्रोडक्ट कौन सा है, हार्पिक। क्यों? क्योंकि उसके लिए कौन बोल रहा है, अक्षय कुमार बोल रहा है। अक्षय कुमार बहुत सारों का रॉयल मॉडल है और वो क्या है, आदर्श है वो, तो वो क्या है, वो लगता है कि वो जो है सबसे सही बात कर रहा है, इसी कारण से लोग बाग सबसे ज्यादा उसको खरीदते हैं। अब उसको खरीदेंगे तो उसकी क्या होगी, सेल भी बढ़ेगी। तो क्या है, तो लोगों का जो मस्तिष्क में सोच पैदा की एडवर्टीजमेंट ने और कहा कि ये चीज आपको खरीदनी चाहिए। तो देखिए वहां पर ये बता रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग of industrial age, advertisement have played a part of expanding the market for the products and the shaping a new consumer culture। यानी